हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि हुआ था 19 अप्रैल 2021 को, उसकी शिफ्ट नंबर 2। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये टेक्स्ट बुक का, जब हम टेक्स्ट बुक में लॉगिन करते हैं तो इस टाइप की कुछ स्क्रीन दिखती है। तो देखो जो काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ना हिंदी और इंग्लिश की, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। हम हिंदी का इंग्लिश का यहाँ से डिस्कस करेंगे पीडीएफ से, और हिंदी के लिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से दिखाता रहूंगा भाई हिंदी में क्या कह रहा है। देखो सॉल्यूशन सब में बराबर होगा, हिंदी की बात करो इंग्लिश की बात करो, वही दो, हिंदी में भी दो होता है इंग्लिश में भी दो होता है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, ये हमें डीआई का गिवन है, एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड इन करोड़ रुपए दे रखा है। अब आपको डाटा थोड़ा यहाँ पे धुंधला दिख रहा होगा इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। अब कह रहा है एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड फॉर द गिवन पीरियड, यानी जो ये पीरियड था 2008 से 2014, यानी जो 7 साल थे इसमें आपका औसत कितना था। देखो अब पहला जो बेसिक मेथड है वो हमारा सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो। दूसरा मेथड, आप एक बार ऑप्शन पे देखो भाई, ऑप्शन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं गिवन है कि अप्रोक्सीमेशन कुछ आंसर आएगा, क्योंकि एग्जामिनर देता है मेंशन करके। यहाँ पे देखो डिजिट सम सब का, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है, यानी डिजिट सम सब का बराबर है, तो क्यों ना डिजिट सम लगा दो। एक बार हिंदी में और बता देता हूँ मैं। देखो हिंदी में दे रखा है ये हीरे का जो निर्यात है करोड़ रुपए में। अब हीरे का निर्यात यहाँ पे आपका दे रखा है, ये वर्ष दे रखे हैं। अब दे रहा है दी गई अवधि के लिए हीरे का औसत निर्यात कितना था, यानी बात की गई है औसत की। अब डिजिट सम क्या कहता है आपका, जैसे हम इसका औसत निकालते तो इनका सब का जोड़ यानी इनका सम बटे ये कितने हैं 7, ये करते। अब ये जो जोड़ है यानी सम लेना वो इनकी डिजिट का ले लो, भाई डिजिट को जोड़ दो। लेकिन आपको एक काम और करना है कि डिजिट सम सोल्व करने के लिए आपकी कुछ लिमिटेशन भी है। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे डिजिट सम की वीडियो देखना। नीचे 3, 6 और 9 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो आप निकालोगे। तो नीचे जो संख्या होती है उसको हमें 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए इसको ऐसी संख्या से गुणा करते हैं भाई आपका 1 हो जाए। देखो 7 को 4 से गुणा किया, 7 चौके 28, यानी 7 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 7 से। एक को किसी से गुणा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक एक है। 2 को बताओ किससे गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 2 से। अब आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 6 को तो सॉरी 6 का तो पॉसिबल है ही नहीं। अब 7 हो गया, 8, 8 को बताओ किससे गुणा करेंगे, 8 को हम गुणा करेंगे 8 से, क्योंकि 8 8 64, 6 और 4 10। देखो 4 को 7 से, 7 चौक 28 या 7 4 7 28, 2 5 10 या 5 दूनी 10, यानी डिजिट सम इनमें आपकी 6 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें डिजिट सम आपका 1 हो जाएगा गुणा करते। देखो नीचे 1 हो गया, तो ऊपर मैं कह रहा हूँ इनका जो जोड़ है वो डिजिट को जोड़ दो। देखो और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि हर 9 संख्या के बाद डिजिट आपकी रिपीट होती है। यहाँ पे 7 और 2 9 है, तो 9 को 9 कहीं भी जोड़ में आ जाए तो उसको भूल जाओ, और 9 कहीं भी गुणा में आ जाए तो गुणा मत करो, क्योंकि 9 को किसी संख्या से भी गुणा करोगे वो 9 ही आएगी। यहाँ पे 7 और 2 9 है, छोड़ दो। 8 और 5 13, यानी 3 और 1 4, प्लस जब तक जोड़ते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। अब 9 को छोड़ दो क्योंकि 9 और 8 को जोड़ना है। अब ये आ गया 8, प्लस 9 को छोड़ दो, 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 9 को छोड़ दो, 1 बच गया, प्लस ये आपका 7 आ गया और ये आपका 7 आ गया। बटे आपको कुछ नहीं करना है बल्कि गुणा करना है इसको 4 से, क्योंकि बटे वाला हिस्सा ही हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे 9 बन रहा है तो इसको भी छोड़ दो। देखो अब कितना आ गया, 8 4 12, 12 और 7 आपका 19, और 9 को फिर मैं 1 जोड़ूंगा यानी आपका हो गया। देखो 19 में 1 और 9 है, 9 और 1 10, यानी 1 आ गया। 1 को 4 से गुणा करूंगा तो आपका 4 ही आएगा, यानी जो हमारा आंसर है उसके डिजिट का सम आपका 4 है। ये देख लो भाई डिजिट सम ऑप्शन में कहाँ है, 4। देखो ये वाला, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक आपको पता है कि सबको जोड़ के मुझे डिवाइड करना है। देखो पहले इंग्लिश में x माइनस वाई है वो 7/4 है, एंड 1/x माइनस 1/y 14/3 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बतानी है। देखो हिंदी वाले भी देख लो, ये कह रहा है यदि x माइनस वाई 7/4 है और 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 14/3 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का मान बताओ। देखो यहाँ से मुझे गिवन है x माइनस वाई। अब यहाँ से यदि मैं एलसीएम ले लूंगा तो आपका ऊपर बच जाएगा y माइनस एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 14/3। यहाँ से x माइनस वाई यदि मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो इसकी जगह -7/4 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 14/3। यहाँ से देखो 7 दूनी 14, और यहाँ से जो एक्स वाई है वो आपका आ जाएगा -3/8। आपको निकालनी है वैल्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, एक्स वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में, एक्स माइनस वाई स्क्र प्लस 3xy। अब यहाँ पे रख दो। देखो एक्स माइनस वाई आपका 7/4 है, इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यानी 49/16 हो गया। अब प्लस 3xy है, तो xy आपका -3/8 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका -9/8 हो जाएगा। और -9/8 है, देखो इस स्टेप को आप कैसे अवॉइड कर सकते थे भाई, -9/8 हो गया, नीचे 16 है। अब हम एलसीएम लेंगे, इसी के बजाय इसको ही 16 बना लो, यानी 18/16 डायरेक्ट इसको लिख दो 9/8 की जगह।
घटा दो। अब 7/4 इंटू 31/16, देखो नीचे तो 64 आ गया और आपका ऊपर आ गया 217, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ ए की 4 जमा बी की 4 जमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना है एंड ए की 2 जमा बी की 2 माइनस ए बी इतना है, तो आपको ए बी का मान बताना है। ये है इफ ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस, यदि ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 133 और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी 19 हो, तो ए बी का मान बताओ। आपको एक फॉर्मूला पता होगा यहाँ से कि जो ए की 4 जमा बी की 4 जमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी के इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी के। अब कोई भी एक चीज पता है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है वो 19 है। देखो इनमें से एक चीज पता होगी तो जब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो आपकी दूसरी वैल्यू निकल आएगी, तो यानी डायरेक्ट आपको एग्जाम में यही लिखना है प्लस ए बी, वो डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड कर दो तो 19 सत्ता 133। अब मुझे चाहिए है ए बी की, या तो आपसे वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछेगा या ए बी पूछेगा। देखो ए बी निकालने के लिए यानी पहली या दूसरी में से कोई भी संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो। भाई यहाँ मैंने घटा दिया इसको, तो यहाँ पे आपका -2ab हो गया। देखो ये तो कट ही जाएंगे। अब ये आपका बराबर हो गया 12 के, तो आपका ए बी आ गया -6 के, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रही है द वैल्यू ऑफ, आपको बतानी है 18 भाग में 6 ऑफ 9 गुणा 12 भाग में 3 ऑफ 16 गुणा 2 भाग में 11 बाई -8 और ब्रैकेट बंद ऑफ। तो हिंदी में भी चलते हैं एक बार। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है जिनका हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 भाग में 9 का 6 गुणा 4 भाग में 8 का 2 का 12 भाग में ब्रैकेट आपकी 16 इंटू 2 भाग में 11 -8 फिर ब्रैकेट बंद का 3, इसका मान आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है क्या ये? 3 का है इसमें। अठारह 9 6 16 अच्छा, यानी आपके हिंदी में शायद पीडीएफ में उसमें कुछ गड़बड़ है। देखो ये आखिरी जो टर्म है ना 4 भाग में 2 गुणा 8, इसकी जगह यहाँ पे का 3 लिख रखा है। इसको हिंदी इंग्लिश में देखे दो। यहाँ पे आपका हिंदी में गड़बड़ है तो वो ठीक कर लेना। तो का सिर्फ 3 लिख रखा है। मेथड सोल्व करने का हिंदी इंग्लिश बात आपके बराबर पड़ेगा। देखो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो जल्दबाजी में इसका ध्यान रखना है। कोई भी आपको बीच में बड़ी ब्रैकेट दियो ना तो वो देखो पहला है 18 भाग में 6 गुणा 9, ये है 18 भाग में 6 ऑफ 9। अब देखो ये 18 के भाग में ये फिर गुणा आ गया, यानी ये गुणा है, फिर आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है ये, और ये कह रही है देखो ब्रैकेट में लिख लेता हूं एक बार, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर है 12 भाग में 3 ऑफ, यानी जो ये वाली टर्म है ना ये पूरी अब ये 3 के गुणा में है, ऑफ ध्यान रखना है। अब ये इसके गुणा में क्या है, ये है 16 गुणा 2 भाग में, यानी जो पहले भाग में था फिर उसके भाग में। देखो 11 में से 8 गया, ये आपका 3 बच गया। अब यहां तक आपका मैटर हो गया सोल्व, ये ब्रैकेट होगी बंद। अब ये ऑफ है तो ये ऑफ इसके है। भाई देखो 18 भाग में 6 ऑफ 9, तो 18 भाग में 6 ऑफ 9 गुणा गुणा में आपकी ये पूरी ब्रैकेट है, ऑफ यानी अब ऑफ इसके ये है, तो ये आपका 4/16 कर लो इसको सोल्व। इससे ये गया और आपका आ गया 2 6 12 2 3 6 2 8 16। अब 6 3 18 और 3 से 3 गया 9 कट गया और 4 से 4 गया, यानी 1/8 और 1/4 यानी 1/32, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए सम ऑफ 12,992 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी इज 4:5 एंड दैट ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 2:5, द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। ये कह रहा है 12,992 रुपए की धनराशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:15 है और ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर बताओ कितना होगा। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं।
आपको गिवन है भाई टोटल 12,992 है, ये डिवाइड करना है ए बी सी। रेशो देखो ए और सी दे रखी है और ए और बी दे रखी है, यानी बीच में जो संख्या है उसको ले लो। भाई ए दोनों के साथ है, ए बी के भी साथ है और ए सी के भी साथ है। अब यहाँ पे हम संख्या लेते हैं, देखो सी रेशो ए, या तो आप जो कॉमन है उसको इक्वल बना लो तभी आपका आंसर आ जाएगा। देखो ए रेशो सी 4/15 है, तो सी रेशो ए आपका कितना आ जाएगा 15/4, और ए रेशो बी है वो है 2/5। तो यहाँ पे खाली जगह में इनके पड़ोसी रख दो, यानी ये आ गया 30, ये आ गया 8, ये आ गया 20। या फिर आप स्टार्टिंग में ऐसे देख लेते कि आपको ऐसा नहीं गिवन है, ये इसका मल्टीपल दे रखा है, देखो ए 2 है यहाँ पे, ए आपका यहाँ 4 है, तो क्यों ना इस संख्या को डायरेक्ट 2 से गुणा कर दूं, तो ये 4/10 आ जाता। तो आपका जो आंसर है वो आ जाता 4/15/10, यानी जो रेशो है। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ए है, आपको आपको जो कॉमन है वो इक्वल बनाना होता है, ये 4 था यहाँ पे ये 2 था, देखो ए 4/15 तो था ही, ए 4 था और सी 15 था आपका। फिर क्या किया है, जो ए रेशो बी था ना, यहाँ पे आपका ए बराबर बना लिया, यानी ए 4 हो गया और बी 10, यानी ए 4 है तो बी, या ऐसे कर लो, क्योंकि ये कट के भी आपका यही आंसर देगा, ये 15 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो भाई जो टोटल है इनका वो 15/4/10 आ रहा है, यानी 29 है। तो आपको बताना है डिफरेंस बी और सी में। अब यहाँ पे देखो भाई 12,992 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 29 को, और आपको बताना बी और सी का डिफरेंस जो कि है 5, यानी ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, यदि आप एक बार ऑप्शन पे देखोगे ना तो आपका आंसर आ चुका है, यानी देखो 5 से कोई संख्या गुणा होगी तो उसकी आखिरी डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी। अब ऑप्शन आपके कंप्लीट दे रखे हैं, कुछ भी ऐसा दे रखा है कि अप्रोक्सीमेट है या फिर ये है। देखो ये अगर इससे कटेगा तो काटने की कोई जरूरत नहीं आपको, यानी ये आपसे कटेगा तो यहाँ पे आपका 9 है, 9 के पाड़े में आपका 2 देखो कहाँ आता है, 9 1 9 2 18 9 3 27 9 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 और 9 8 72, यानी हो ना हो यहाँ पे लास्ट डिजिट आपकी 8 होगी और फिर उसको 5 से गुणा होगी वो, और फिर आपका आखिरी में एक 0 आएगा। या फिर सिर्फ 5 देखो भाई 5 है, अब मैं गुणा करूंगा मतलब किसी संख्या से, या तो आखिरी में 5 होगा या 0 होगा, ऑप्शन में सिर्फ 0 है, तो यानी ये आपका आंसर, आपको कुछ नहीं सोल्व करना। या फिर किसी को सोल्व करना है तो वही डिजिट सम देख लो आप एक बार, क्योंकि नीचे देखो 9 और 2 11 हो रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है, तो यानी ऊपर नीचे फिर 5 से गुणा कर दो। अब इसका डिजिट सम देखो, 9 को तो वैसे ही छोड़ दो, 2 2 4 और 1 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 125 हो गया। तो आपका जोड़ कितना हो गया, 5 और 2 7 और 1 8, यानी जो आंसर उसका डिजिट सम 8 है। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 2 6 और 2 8, या फिर ऐसे कर लो। नेक्स्ट है, या फिर काट सकते हैं, कोई जिसकी स्पीड कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, यानी जो काट सकता है तो वो काट के सोल्व कर लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 है इक्वल टू 0 है, 0 से 90 के बीच में है, तो इसका मान आपको बताना है। यानी यदि 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है और थीटा हो 0 से 90 के बीच में, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चनों में थीटा की वैल्यू पुट करने की कोशिश किया करो। भाई साइन थीटा है यहाँ पे, देखो साइन 45 आपको पता है, साइन 60 पता है, क्योंकि वहां पे √2 और √3 का कुछ मसला रहता है, तो यदि इसको 0 होना है तो यहाँ से √3 और √2 का कोई मतलब नहीं है, नहीं आएगा। ए की वैल्यू बच गई 30, 30 को यदि मैं यहाँ पे रखे देख रहा हूँ, देखो 30 रख दिया आपने, 1/2 आ गया, और यहाँ पे आपका कुछ और ही आंसर दे रहा है ये, तो यानी ये आपका 0 नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि 90 से छोटा ही है, तो जब भी आपको ऐसा लगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लिया करो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर या तो डायरेक्ट वैल्यू थीटा की दे देता है, या फिर आपको ऐसे दे देता है वैल्यू कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी और वैल्यू ऐसी आएगी 3/4 आ गई, 5/6 आ गई, साइन थीटा या फिर कोई थीटा। देखो यहाँ पे इसको साइन में बना लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3 और 1 4 हो गया, यानी अब इसको उस साइड ले आओ या फिर साइन चेंज कर दो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दो संख्याएं ढूंढो भाई जिनका प्रोडक्ट 12 हो और डिफरेंस आपका -12 हो, यानी और डिफरेंस आपका 4 हो, 6 और 2, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 4। अब यहाँ से 3 साइन थीटा कॉमन आ गया तो साइन थीटा प्लस 2, और यहाँ से -2 कॉमन आ गया तो साइन थीटा प्लस 2, बस इतना ही। अब आपको ये दिख रहा है कि
इसकी 0 से 90 है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ से 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपका साइन थीटा आ जाएगा 2/3, या तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये यदि थीटा है तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया रूट ऑफ। अब 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, देखो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से हम करेंगे, ये आ जाएगा 5/9 प्लस 5 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका 2/√5 का स्क्वायर करेंगे तो 4/5, तो इससे ये गया 3 तिया 9। अब 4 से ही देखो, अब इसको करो, यानी ये आ गया आपका 3 चौके 12 और 5 17/, अब यहाँ पे देखो 3 पंजे 15 और 2 17/3। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, देखो भाई ए सम ऑफ एक्स अमाउंट्स टू इतना, यानी सम आपका एक्स है वो मूलधन था, प्रिंसिपल था, वो आपका 3.5 साल में हो गया 8,563.50, और 7 साल में आपका हो गया, देखो 3.5 साल और 7 साल यानी 2 गुणे समय में इतना हो गया, और रेट आपका y% है। अब आपको x और y का मान बताना है। ये कह रहा है y% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर x रुपए की धनराशि 3.5 वर्षों में 8,563.50 रुपए और 7 वर्षों में 10,527 रुपए हो जाती है, तो क्रमशः x और y का मान क्या है। इसके भी 2 मेथड है, एक बेसिक, दूसरा यदि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, भाई भूल जाओ मुझे आंसर क्या है। एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू 2 ऑप्शन में एक जैसी दे रखी है। देखो अब या तो आपका ऑप्शन आंसर ये है या ये है, प्रिंसिपल है वो 2 में सेम दे दिया, यानी या तो ये आंसर होगा या ये होगा। अब क्या होगा वो कैसे पता करना है आपको, ये देखो भाई, यानी जो भी प्रिंसिपल आपका, भाई मान लो मैं ये ले लेता हूं, एक सेकंड, मुझे क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। यानी आपका है, देखो यदि मैं बात करूंगा तो यहां से यदि ये प्रिंसिपल था, तो यानी 7/2 साल में आपका हो गया 8,563.50, और यहां से ये 7 साल में, यानी ये भी आपका 7.5 बच गया, इसमें आपका हो गया 10,527। अब देखो यहां से यदि मैं कंप्लीट की बात करूंगा, देखो अब आपका जो यहाँ पे 7 साल है, मान लो प्रिंसिपल ले लिया मैंने 6600 ले लिया, अब रेट मुझे पता नहीं है ये है या ये है, तो वो हमें फाइंड करना है। देखो प्रिंसिपल हो गया इनटू, यानी प्रिंसिपल में आपका क्या है, ब्याज जोड़ना है, प्लस 6600 गुणा रेट मुझे पता नहीं है, इनटू टाइम आपको पता है 7 साल बटे, और ये आपका 10,527 हो जाएगा। देखो इससे ये कट गया। अब मुझे बताओ भाई आखिरी की डिजिट आपकी देखो क्या है, 7 और की इसमें, यानी 10,527 में 7 आखिरी डिजिट, बस आपको आखिरी डिजिट लेके चलनी है। यहाँ पे देखो 0 होगा, ये आपकी आखिरी डिजिट डिसाइड कर ही नहीं सकता, यहाँ पे 2 0 है। अब इसमें मेरा ये जोड़ना है, तो यहाँ से आपकी आखिरी डिजिट डिसाइड होगी। अब देखो, अब 6 को 7 से गुणा किया, आपका आ गया 2। अब 2 की मैं किससे गुणा करूं कि आखिरी में आपका 7 आई, यहाँ पे देखो आप एक बार, अब 8 से यदि मैंने गुणा की तो 8 दूनी 16, 6 आ गया। अब ये आपका 17/2 है, यानी 2 की मैंने इससे गुणा की तो आपकी आखिरी डिजिट आ गई 7, तो यानी आपका आंसर ये होगा। ये तो था अपना भैया से मतलब तुक्केबाजी करके एडजस्टमेंट करके आंसर निकालने वाला मेथड। दूसरा है अपना जो बेसिक है वो देखो, देखो बेसिक भी आपका इजी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ आपको टाइम आधा गिवन है। यदि मैं ये निकाल लूँ कि यहाँ से यहाँ मेरा कितने रुपए का ब्याज हुआ है, तो यहाँ से यहाँ उसका 2 गुना होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। देखो इसमें से घटा दो, यदि मैं बात करूं आपसे, यानी 7.5 साल यानी 3.5 साल का आपका ब्याज कितना है, क्योंकि प्रिंसिपल तो उतना ही रहता है, हमेशा ब्याज बढ़ता है। यहाँ से यहाँ देखो कितने हो गए, ये आपका 0.50 हो गया। अब आपका आ गया 6 में से 3 गया 2, और 6 में से 3 गया 2, 12 में से 6 गया 6, और आपका 14 में से 5 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, यानी ये आ गया आपका 1962.50। ये आ गया ब्याज 7.5 साल का। अब यहाँ पे देखो ये भी ब्याज कितना है, ये भी 7.5 साल का है। अब इसमें से ये घटा दो, आपका मूलधन आ जाएगा प्रिंसिपल, देखो घटा के देखो, 3 में से 2 गया, कुछ गलत आ गया अपना, इसमें से ये गया ये, और 3 में से 6 1 9, यानी यहाँ पे देखो कुछ घटाने में गड़बड़ हुई है क्या, 0.00 था 00, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया, सॉरी 6 में से 2 नहीं 3 घटाना है, यानी 6 में से 3 गया आपका यहाँ पे,
घटाते थे। अब देखो 1963.50 आ गया, इसमें से घटा दो, देखो इस ये तो आपका जीरो हो गया सारा। अब 85 में से 19 घटाऊंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 66। यानी प्रिंसिपल मुझे पता चल गया 6600 है। और जब आपको प्रिंसिपल पता लग गया है तो आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो तो ये आपका रेट कितना था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई सविता है आपकी, वो स्पेंड करती है 20% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन ग्रोसरीज, 15% बची हुई का रेंट पर, 60% ऑफ लेफ्ट ओवर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड अदर्स। अब वो 9,792 रुपए महीने में बचाती है, तो बताओ उसने रेंट पे कितने खर्च किए। यानी सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने पर व्यय करती है, शेष का 15% किराए पर, फिर शेष का 60% बच्चों की शिक्षा और रहने पर व्यय करती है। यदि वह एक महीने में 9,792 रुपए की बचत करती है तो वह किराए पर कितना व्यय करती है। देखो इसको कैसे डील करना है, यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला देखो 20% है, जब भी ये बात करें भी बचे हुए का तो ऐसे करो 20% होता है 1/5। भाई टोटल 5 था, इसका एक खर्च कर दिया, बच गया कितना 4। अब बचे हुए 15%, 15% होता है 3/20, यानी 20 था तो उसका 3 खर्च कर दिया, 17 बच गया। फिर 60% बचे हुए का, यानी 60% 3/5, 5 था उसका 3 खर्च कर दिया तो बच गया 2। अब यहाँ पे आपका 500 आ गया और यहाँ पे आपका आ गया 17,136, या फिर 17 × 8 ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे देखो ये आपको देगा बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना था, ये आपको दे देगा बिल्कुल लास्ट में कितना है। अब आपको लास्ट वाला गिवन है 9792 अपॉन ये आ गया 17 × 8, लेकिन आपसे स्टार्टिंग वाला नहीं पूछा है। देखो स्टार्टिंग वाला 500 था आपका, अब आपसे पूछा गया है इसका 20% खर्च कर दिया, 20% मतलब 1/5, यानी 100 खर्च कर दिया, बच गया कितना 400। अब इस 400 का 3/20 यानी 15%, या फिर इसका 15% निकालूंगा आपका गुणा 15/100 करोगे तो 15×4 = 60 आ जाएगा, या फिर 3/20 यानी 20 या 60 आ जाएगा। यानी 60 रुपए उसने खर्च किए हैं रेंट पे, वो आपसे पूछा है। अब इसकी वैल्यू इतनी आ गई तो 60 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो काट दो, इसको कटवा दो, या फिर यहाँ पे देखो यदि मैं डिजिट सम का सारा लूँ तो ये 7 और 1 8 हो गया, और 8 8 64, और 6 और 4 10, यानी कुछ नहीं करना है, आपको 16 हो गया। और मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे डिजिट सम में आपका 9 बन रहा है, तो जब भी आपको 9 दिख जाए तो उसका जो आंसर होगा उसका डिजिट सम में भी 9 होगा। अब 9 देख लो किसमें है, 5,009 को काट दो, यहाँ 4 है, 9 को काट दो, अच्छा एक इसमें 9 है और एक इसमें 9 है, यानी फिर मुसीबत होगी, इसको तो काट ही दो। अब देखो आपको चूज करना है 2 ऑप्शन में से, तो चलो 6, यहाँ भी उन्होंने कुछ माइंड लगा रखा है एग्जामिनर ने, तो चलो काट लो एक बार इसको। देखो 17 पे गए, यानी या फिर 8 पे काटोगे पहले, चलो 17 पे ही काट दो। ये आ गया 17×5 = 85, अब 129 और 17×7 = 119 और 17×6 = 102, फिर 8 पे काट दो, 8×7 = 56 और 8×2 = 16, यानी 72 तो 0 2 और 4, ये आपका आंसर है। देखो दूसरा मेथड जो मैं कह रहा था वो ये था कि देखो यहाँ पे 136 आ जाएगा। अब ये देखो अगर ये इस पे एग्जैक्ट कटेगा तो 6 के पहाड़े में 2 आपका कहाँ कहाँ आता है, एक तो 6×2 = 12 आता है और एक 6×7 = 42 आता है, यानी 2 और 7, वहां से काम हो जाता। तो यहाँ पे यदि देखो 2 आएगा तो 6×2 = 12 आएगी आखिरी डिजिट। अब यदि 7 आएगा और 7×6 = 42 तो आखिरी डिजिट 2 आएगी, यानी दोनों ही कंडीशन में 2 आ रही है, तो यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई अंकित मूल्य है एक आर्टिकल का, यानी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 16% ऑन द मार्क प्राइस, इट इज सोल्ड फॉर ₹504। तो एक्स का मान आपको बताना है। यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹X है, अंकित मूल्य पर 20% और 16% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 504 रुपए में बेचा गया, एक्स का मान बताओ। देखो जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ये वैसा ही है। देखो क्रमिक छूट कैसे होती है, भाई यहाँ कोई प्राइस था उस पर छूट दे दी, अब ये प्राइस आ गया फिर इस पे छूट दी जाएगी। ऐसा ही लास्ट वाला क्वेश्चन था, भाई टोटल रुपए इतने थे, इतने खर्च कर दिए बच गए, फिर उसका कुछ पार्ट खर्च किया है। कैसे करते हैं हम, ये कह रहा है डिस्काउंट 20% है, 20% 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, बच गया कितना, तो ये आप इसको अंडरस्टैंड कर लो कि 1 का डिस्काउंट है। अब 16% होता है 4/25, यानी 25 पे आपका 4 का डिस्काउंट तो बच गया 21। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे ये 125 आ गया और ये 84 आ गया, ये आपको देगा बिल्कुल स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, ये आपको देगा बिल्कुल लास्ट में कितनी वैल्यू थी। देखो अब 84 की वैल्यू दे रखी है आपको 504, यानी ये आपका जाएगा 6 पे, तो 125 को 6 से गुणा कर दो तो ये आपका जाएगा 750।
यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय 150 स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 50, एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ड स्टूडेंट इज 54 एंड दैट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड आर 30, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। यानी एक परीक्षा में 150 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 54 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 30 है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। यानी देखो आपके पास फेल पास है और फेल है, अब कह रहा है और एवरेज सभी का है वो 50 है। देखो सभी का एवरेज, पास का एवरेज और फेल का, अब पास का जो एवरेज है वो 54 है और जो फेल है उनका 30 है। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, इसमें से ये गया 4 आ गया और इसमें से ये गया आपका 20 आ गया, यानी 5:1 आ गया ये। और जो ये रेशो होती है ये होती है आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपके कितने विद्यार्थी थे। देखो 5 और 1 6, यानी 6 की वैल्यू 150 है, 1 की वैल्यू 25। अब 1 की वैल्यू 25 आ गई, 5 की 125 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, फेल, तो फेल को रिप्रेजेंट कर रहा है 25, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल है आपकी एबीसी और डीईएफ। अब इनके जो पेरीमीटर हैं वो 39.6 हैं और 260.4। अब ये कह रहा है कि ये सिमिलर है, अब सिमिलर होंगी तो आपको एरिया की रेशो बताना है। देखो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो जो उनके एरिया की रेशो होगा, उनके साइड पेरीमीटर, इन सर्कल रेडियस, सर्कम सर्कल रेडियस, जो भी आपकी यूनिट लेंथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्क्वायर के फॉर्म में होता है एरिया, यानी इनका हमें स्क्वायर निकालना है। लेकिन आपको यदि रेशो की बात पूछी गई है तो क्या करो, इनका स्क्वायर कर लो फिर कटेंगे, या फिर डायरेक्ट इनको काट के जो आखिरी में वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो। एक बार हिंदी में बता दो मैं, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के परिमाप क्रमशः 39.6 सेंटीमीटर और 26.4 सेंटीमीटर है, और ट्रायंगल एबीसी है वो आपका सिमिलर यानी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, एबीसी और डीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब पॉइंट हटा दो क्योंकि काटना ही है हमें। अब यहाँ पे देखो ये 4 पे कट रहा है, 4 96 96 और आपका 2 3 पे कट रहा है क्या, 3 पे ये कट रहा है और 2 2 बार 3 पे कट रहा है, यानी 12 पे डायरेक्ट काट दो। तो 12 3 36, 12 3 36, फिर आपका देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी ये आ गया 11 3 33, 11 दूनी 22। अब डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दो, यानी 9/4, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस ए मैन लॉसेस 16%, इफ ही सेल्स इट एट 90% ऑफ ओरिजिनल एसपी सेलिंग प्राइस व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में बेचने पर एक आदमी को 16% की हानि होती है, यदि वह वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां से देखो, देखो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य था, इसके 7/12 पे बेचा तो आपको 16% की हानि हुई, यानी हम कह सकते हैं भाई सेलिंग प्राइस का 7/16 की वैल्यू आपका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है उसका 84% है। सेलिंग प्राइस एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे भाई सीपी का जो 84% था, अभी ये उस साइड पलट जाएगा, गुणा 12/7। अब 90% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो 90% की बात करें, 90% होता है 9/10, यानी 9/10 सेलिंग प्राइस पे बेचेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सीपी का इतने परसेंट। तो आपको सोल्व कर लो, देखो 7 पे 12 आ गया। अब 12 12 144 को 9 से गुणा करके 10 से डिवाइड कर दो, देखो 9 चौका 36 और 3 और 14 निमा 126 और 3 129, यानी आ गया 129.6% ऑफ सीपी, यानी सीपी का 129.6% है क्या, सेलिंग प्राइस, जब आपका वो उसके 9/10 पे बेचेगा। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा, तो इसमें से 100 घटा दो, डायरेक्ट 29.6 आपका प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये आपका 135 डिग्री है। अब आपको पी क्यू दे रखा है 8√2, पी आर आपको दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी, अच्छा सॉरी ये क्यू आर दे रखा है, यानी क्यू को ऊपर ले लो, ये आपका क्यू है, ये पी है, एंगल क्यू दे रखा है 135 डिग्री, पी क्यू 8√2 है, पी आर 17 है और आपको क्यू आर की लेंथ बतानी है, यानी इसको के मान लो।
देखो ये कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर है वो 135 डिग्री है, पी क्यू 8√2 सेंटीमीटर है और पी आर 17 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। आपको कोसाइन रूल पता होगा भाई, यदि मैं कोस क्यू क्या होता है, देखो जो क्यू के साथ लगती हुई दो साइड है ना उनका स्क्वायर, यानी क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस जो आपकी दूसरी जो तीसरी साइड बच गई वो वाली उसका स्क्वायर बाय 2 गुना जो साथ लगती हैं पी क्यू गुना क्यू आर। अब यहाँ पे देखो कोस थीटा 135 है, तो कोस 135 मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि भाई देखो सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोस 135 की वही वैल्यू होगी जो कोस 45 की होगी। अब 45 बस साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन कोस 45 आपका 1/√2 है तो वहां -1/√2 हो जाएगा, यानी 1/√2 है माइनस ऑफ तो क्यू पी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 64 64 दूनी 128 प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर 289 अपॉन 2 इंटू पी क्यू आपका दे रखा है 8√2 इंटू क्यू आर आपको दे रखा है कि अब यहाँ से देखो √2 से √2 कट गया। देखो अब 8 दूनी 16 यानी माइनस ऑफ 16 के इज इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 6 और 1 यानी के स्क्वायर प्लस 16 के इज इक्वल टू 161। अब यहाँ पे या तो ऑप्शन रख लो या फिर आप डिजिट सम का भी सारा ले सकते हो। यहाँ पे डिजिट सम देखो 8 हो गई है, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 16 इंटू के है। अब यहाँ पे देखो मैंने पहला ही ऑप्शन 7 उठाया, 7 का स्क्वायर 49, 9 और 4 13, 3 और 1 4 यानी 4 प्लस अब ये आपका 6 और 1 7 है, फिर 7 से गुणा करूंगा 7 7 49 वही आपका 4 हो गया यहाँ भी, तो यानी आपका डिजिट सम से भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर के की वैल्यू रख लो या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर बना लो तब सोल्व कर लो, कैसे ही कर लो आपका आंसर सभी वे में आ जाएगा। नेक्स्ट है ये आपको गिवन है और आपको वैल्यू बतानी है इसकी, यानी यदि एक्स स्क्र माइनस 5√2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x की 3 माइनस 1/x की 3 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखो इसको x माइनस 1/x की फॉर्म में बनाऊंगा तो 5√2, इसको 5 को अंदर लेके चले जाओ एक बार क्योंकि इससे इजी हो जाता है, तो यानी 25 अंदर चला गया, 25 दूनी √50। अब आपका जो x की 3 माइनस 1/x की 3 है ना वो क्या होगा, वो देखो वो होगा अब इसकी क्यूब। अब इजी ये हो जाता है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये आपका मैंने पहले भी बताया था, अब इसमें से क्या करना है, इसमें से एक चीज बाहर निकल जाएगी यानी 50√50 प्लस 3√50 यानी ए, यदि रूट ए दे रखा है और आपको इसका ए क्यूब निकालनी है तो ए रूट ए हो जाता है। देखो 50√50 और 3√50 यानी 53√50। अब यहाँ पे देखो अब ये क्योंकि आंसर हमें 2 की फॉर्म में निकल रखा है तो हमने क्या बाहर निकाला था, हमने बाहर निकाला था आपका मतलब अंदर लेके गए थे हम 25, अब बाहर निकल के आएगा 5 तो इसको 5 से गुणा कर देंगे हम, 5 ये 15 और 25 और 1 26 यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है ये कह रहा है पाइप ए एंड बी है वो किसी टैंक को 36 और 45 मिनट में आपके खाली कर सकते हैं। सी है वो अकेला भर सकता है 15 मिनट में, बी और सी को ओपन कर रहे हैं 15 मिनट के लिए और उसके बाद उनको बंद कर दिया, ए को खोल दिया तो ए टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। यानी नल ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रम से 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि नल सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोला जाता है, तो नल ए टंकी को कितने समय में खाली करेगा। यानी आपके ए बी और सी ये खाली करने वाले हैं और ये भरने वाला है। ये कह रहा है ये 36 ये 45 और ये 15, एल्शियम ले लो सबसे पहले तो 180, अब 36 बन जाए 180, 45 चौके 180 और ये आपका 12 आ गया। अब कह रहा है बी और सी को 15 मिनट के लिए खोल दिया गया, जब बी और सी को खोलेंगे ये 4 निकालेगा ये 12 भरेगा, यानी नेट रिजल्ट आपका 1 मिनट में 8 लीटर पानी आएगा और 15 मिनट में कितना आ जाएगा 120, यानी अब टंकी में 120 लीटर पानी है। अब इनको तो कर दिया बंद, अब ए को खोल दिया, ए का काम पानी बाहर निकालने का है, तो ये 120 लीटर को 5 लीटर पर मिनट की दर से कितनी देर में खाली कर देगा 24 मिनट में, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब क्यू आर आपका डायमीटर है, अब एंगल एस क्यू आर 24 है तो आपको एंगल क्यू पी एस का मान बताना है।
पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां क्यू आर वृत्त का व्यास है। यदि एंगल एस क्यू आर 24 हो तो एंगल क्यू पी एस की माप क्या होगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, और क्यू आर डायमीटर है, ये क्यू आर है और ये पी क्यू आर एस है। यहाँ पे मिला दो, ये पी क्यू है और ये आपका एस है, यहाँ पे मिली हुई। अब आपको कह रहा है एंगल एस क्यू आर 24 है, देखो यानी बात कर रहा है ये इसकी, ये आपको दे रखा है 24। अब मेजरमेंट पूछा है क्यू पी एस की, यानी इसकी पूछा है, ये कितना। आपको पता है कि जो आपका व्यास होता है वो आपका वृत्त पे 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी ये 90 है, और जो ये एंगल जो डायरेक्ट आएगा वो 90 प्लस आपका 24 होगा, यानी 114 डिग्री। कैसे? देखो भाई, जो ये है ये ट्रायंगल के तीनों एंगल है भाई, इन दोनों का जोड़ मान लो मेरा थीटा आ गया, फिर जो ये तीसरा एंगल है वो मेरा निकलेगा 180 माइनस थीटा आ गया। फिर आमने सामने के जो एंगल हैं उनका जो आपका जोड़ा वो 180 होता है, एक गिवन है तो दूसरा 180 में से घटेगा, यानी जो ये आया है फिर 180 में से घटाना पड़ेगा, तो ये कट के नेट रिजल्ट आपका थीटा बचेगा, थीटा बचेगा। और थीटा क्या था? मेरा इन दोनों का जोड़। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रेन ए और बी हैं जिनकी लंबाई 329 मीटर और 296 मीटर है, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स at a speed of 85 किलोमीटर एंड 65 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम, यानी सेकंड्स विल दे क्रॉस ईच अदर। यानी क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर लंबी ट्रेन ए और बी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, कितने समय में, सेकंड्स में, वे एक दूसरे को पार करेंगी। देखो जब भी ट्रेनें हैं वो आप सेम दिशा में या विपरीत दिशा में, जो टोटल दूरी होगी उनकी लंबाई के बराबर होगी। इसकी लंबाई 329 है, इसकी 296 है, इसकी स्पीड 85 है, इसकी 65 है, तो कुल दूरी इनकी कितनी होगी? इन दोनों को जोड़ दो। देखो नॉर्थ 615, ये आपका है 290, नॉर्थ 615 और नॉर्थ 2 11 और 1 12 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी कुल दूरी इतनी होगी। और कुल स्पीड जब वो विपरीत दिशा में आएंगी तो जुड़ जाएंगी, यानी इसमें जोड़ दो, ये आपका आ गया 0 और ये यानी 150 किलोमीटर पर घंटा। देखो ये आपका दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मुझे चाहिए है किसमें? सेकंड में, तो इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या तो आप यहीं कन्वर्ट कर लो या फिर आप यहीं भी कर लो। देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 5/18, तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा, बस आपका आंसर आ गया। देखो ये 125 हो गया। अब आपका 25 पे 25 का 150, 25 पंजा 125, 6 3 18 और 5 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये डीआई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन 2019 यानी प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल दे रखा आपको ए और बी कंपनी के, ए इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज एज दैट इन 2018 ओवर इट्स प्रीवियस ईयर, यानी 2019 और यहाँ है ए कंपनी का। देखो 360 से 420 में जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे आपका 2019 में ए में उतना ही इंक्रीज हुआ है, उतना ही प्रतिशत का। तो बताना है कि भाई कितने नंबर थे ए के, बी के थे। तो हिंदी की यदि बात करें, कंपनी द्वारा 2 प्रकार के वाहनों का उत्पादन हजारों में है। अब 2019 में ए प्रकार के वाहन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2018 के समान प्रतिशत में वृद्धि होती है, तो 2019 में उत्पादित ए प्रकार के वाहन की संख्या क्या थी? जो हिंदी वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, संख्या हजार में क्या थी। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये। देखो ये 420 है, आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, आप ऐसे निकाल लो भाई वो कितने टाइम्स होगी है, परसेंटेज भी वही होता है भाई, 100 से आपकी 120 होगी है, यानी 20% बढ़ी है। तो 20% की बजाय मैं आपको कहूंगा देखो 20% या 6/5 होगी ये संख्या, तो यानी कितने गुना होगी वो निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, 360 से 420 हो गया, तो आखिरी वाले को ऊपर ले लो और उसको नीचे लिख दो, बस ये आपका आंसर आ गया। 6 36 6 7 42 और 6 7 42 यानी 490 आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये फिर आपका डीआई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है भाई टारगेट और एक्चुअल पोजीशन है एसी की एक फैक्ट्री में 5 महीनों में। अब एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसी इन फैब, यानी ये टारगेट है, ये आपका एक्चुअल। अब एक्चुअल प्रोडक्शन है एसी इन फैब, यानी फैब में जो एक्चुअल प्रोडक्शन है आपका वो है 50, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द एवरेज टारगेट प्रोडक्शन, यानी एवरेज टारगेट, तो यानी जो 5 आपके जो मंथ है इनका जो औसत लेना आपको, और आपको नियरेस्ट इंटीजर के आसपास आपको बताना है कि वो इसके कितने प्रतिशत कम है।
हिंदी में देखो, 5 महीने में कारखाने में एसी उत्पादन के लक्ष्य है और वास्तविक उत्पादन ये है। अब आपको फरवरी में एसी का वास्तविक उत्पादन 5 महीने की अवधि में एसी उत्पादन के औसत लक्ष्य से कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कम है, तो आपको ये बताना है। देखो अब इनका औसत लिखो, देखो 60 और 30 90, 90 और 80 यानी 270 और 27, और फिर आपका 270 और 90 360, सॉरी 260 और 100 360, और 360 का आपको एवरेज लेना बटे 5 72, यानी या पैसे कर लेना। अब ये इससे कितना कम है, आप कहेंगे कि ये इससे 22 कम है, तो 22 बटे 72। अब यहाँ पे देखो 10% की वैल्यू 7.2 है। यदि मैं बात करूँ 30% की वैल्यू, तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 दूनी 6 और आपका आ गया 21.6, यानी बच गया 0.4। अब यहाँ पे देखो भाई 1% है, वो आपका कितना है, वो आपका है 0.72। अब इसका यदि मैं 5% लूंगा, यानी इसका 5% लूंगा तो 0.36 आएगा, और ये आपका 0.4 है, यानी हमें 0.5% से थोड़ा उस साइड जाना पड़ेगा, यानी 30.5 से ज्यादा, और 5 से अपन इस साइड गए तो आपका जो मतलब नियरेस्ट है वो 31 आ जाएगा, तो यानी आपका आंसर है 31%। नेक्स्ट है, ये है साइन थीटा आपको गिवन है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, cos थीटा +1 बाई cos थीटा -1, यानी साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, ए और बी ग्रेटर देन 0 है, तो आपको इसका मान बताना है। देखो ये यदि थीटा होता है तो साइन थीटा क्या होगा, तो 2√AB बाय A+B, और ये क्या हो जाएगा, ये A-B हो जाएगा, ये पता आपको A+B A-B और 2√AB, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपन आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4AB, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -2AB, तो वो 4 से 2 कट के आपका इसके बराबर आ जाएगा, यानी इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ आपका इसके बराबर, या फिर इसमें से घटा दोगे ये आ जाएगा। अब cos थीटा +1, देखो cos थीटा आपका हो जाएगा A-B अपॉन A+B, अब इसमें एक जोड़ दो और A-B बाई A+B इसमें से ए घटा दो, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो जब इसमें मैं ए जोड़ूंगा तो आपका बी कट जाएगा, यानी ऊपर बच जाएगा 2A अपॉन, नीचे देखो इसको जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे देखो, यानी माइनस का ए और माइनस का बी बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका -2B, तो ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया -A/B। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी एक रेक्टेंगल है, एक आपका स्क्वायर, अब लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर, ये x मान लो, तो ये x + 10 होगी, और जो ब्रेड्थ है वो 8 सेंटीमीटर लेस है, ये x - 8 है। अब एरिया है वो इनका इक्वल है, तो पेरीमीटर पूछा है रेक्टेंगल का, यानी एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, यदि आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो आयत का परिमाप क्या होगा। देखो अब एरिया बराबर है, यानी x - 8 x + 10 = x, यहाँ से देखो अब x², यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया -8x, और वहां से आ जाएगा आपका +10x, या फिर इसको सोल्व कर लो। देखो जब जब भी आपको ऐसे गिवन हो तो क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के x लगा दो, तो ये आपका +2x आ गया, फिर इन दोनों की गुणा कर दो, तो यानी माइनस का 80 आ गया = x, तो x से x कट गया, 2x = 80 और x आ गया 40, आपका आंसर आ गया। देखो अब इनको बताना आपको पैरामीटर, यानी देखो ये आपका 50 हो गया और ये आपका 32 हो गया, तो 50 का 2 गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, 32 का करेंगे 64 आ जाएगा, यानी आंसर 164, क्योंकि आपका जो पेरीमीटर होता है 2 × लंबाई जमा चौड़ाई होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक 9 डिजिट नंबर है जो 88 से डिविजिबल है, तो आपको बतानी है वैल्यू ऑफ 6x + 5y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यानी 9 अंकों वाली संख्या 48 ये समथिंग दे रखी है, 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 6x + 5y का मान क्या होगा, यानी
11 और 8 से डिविजिबल होगी ये। अब 8 से डिविजिबल होगी तो आखिरी की 3 डिजिट यानी 3y ऑफ x। अब 8 से डिवाइड कर दो, देखो अब 3 है तो मैं 8 चौके 32 पे गया। अब यहाँ पे देखो, अब आखिरी में 8 है और 8 के पाड़े में 8 एक तो 8 में आता है और एक आपका 4 या तो 8 एकम 8 में आएगा और या फिर 8 छिक 48 में आएगा। यानी यहाँ पे y का मान देखो, यहाँ पे 8 लाने के लिए y का मान या तो 2 होगा या फिर यहाँ पे 4 लेके आने के लिए y का मान 6 होगा। लेकिन आपसे पूछा है y का मैक्सिमम, तो y का मान मैक्सिमम यहाँ पे 6 है। तो देखो 4 8 x 4 9 2 3 6 और 8। अब 11 वाला, अब इवन और प्लेसेस वाला देख लो। देखो 8 और 3 11, 11 9 20 और x और 4 यानी 24 प्लस x आ गया। अब इनको जोड़ दो, 6 2 8 8 4 12 12 और 8 20। अब इनका डिफरेंस आपका आ गया 4 जमा x। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस या तो आपका 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 प्लस x है तो x का नेगेटिव तो मान हो नहीं सकता, यानी आपका होना चाहिए ये 11। अब 11 बनाने के लिए x की वैल्यू है 7, बस आ गया आंसर। अब 6x जमा 5y चाहिए, तो 6 सत्ते 42 और 5y 5 के 30 यानी 72। नेक्स्ट है, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ, यानी इंग्लिश में भी यही होगा, इसका मान बताओ। देखो यहाँ पे देखो, ये आपको कोस कोस दे रखा है भाई, 3 ऑफ कोस स्क्वायर 27 प्लस 3 ऑफ कोस स्क्वायर 63। आपको पता है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होगा जब ए और बी का जोड़ 90 डिग्री होगा। 3 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो कोस स्क्वायर 27 जमा कोस स्क्वायर 63 आपका 1 हो जाएगा, -5 बच गया, यानी 3 -5 बच गया ऊपर। अब नीचे देखो, अब टेन और कोसिकेंट है, जोड़ 90 है, तो फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट या कोसिकेंट माइनस कोट इस फॉर्म में बनेगा। तो इनका जोड़ 90 है, तो अब यहाँ पे उल्टा दे रखा है, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा तो कोसिकेंट माइनस कोट होता है और सीकेंट माइनस टेन होता है। तो माइनस का 1 यहाँ से आ गया 4, ये तो आपका बच गया 3 प्लस देखो साइन 35 कोस 55। अब साइन 35 कोस 55 के बराबर होता है और कोस 35 साइन 55 के बराबर होता है, यानी यहाँ से या तो साइन स्क्वायर 35 कर लो या फिर आप कोस स्क्वायर 55 कर लो, तो इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी -2/3 प्लस 1। अब 3 एकम 3 में से 2 गया 1/, ये आपका। नेक्स्ट है, CDI है, ये प्रोडक्शन दे रखा है 2 व्हीकल का 13 से 18। अब रेशो बतानी है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड इन 15-17, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस इन 16 एंड 17। यानी कंपनी द्वारा 2 प्रकार के वाहनों का उत्पादन हजारों में है। अब 2015-17 में उत्पादित ए प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का 2016 और 17 में उत्पादित बी प्रकार के वाहनों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। आपका जो टाइप ए है वो है 15 और 17। अब 15 में 240 है और 17 में 360 है, क्या ये 360 है, तो ये आपका हो गया 600। ये आ गया 600 रेशो। यहाँ पे आ गया था ये 600 रेशो। अब टाइप बी का 16 और 17, देखो 16 में आपका 225 है और 17 में आपका 255 है, तो इनको जोड़ेंगे, देखो 25 और 55 0 और आपका आ गया है 7 8 480। अब 12 पंजे 60 12 चौक, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, यानी लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोड ABCD ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू मीट द पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल इफ AD इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, DAP आपको गिवन है, APC 30 है, तो आपको CBD का मान बताना है। यानी एक वृत्त की जीवा AB और CD को बढ़ाया गया, वे वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती हैं और AD वृत्त का व्यास है। यदि DAP 36 है, APC 30 है, तो CBD की माप क्या होगी। यानी दो जीवाएं हैं आपकी, ये AB है और ये CD है, और आपका जो CD है ना, नहीं AD है शायद, व्यास है, यहाँ मिला दो, ये आपका सेंटर है और ये व्यास है। अब
ये बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं, और डी ए पी यानी ये वाला जो एंगल है वो 36 डिग्री है। ए पी सी यानी ये वाला है वो 30 डिग्री है। तो आपको बताना है एंगल सी बी और डी, यानी ये मिला दूं तो ये। अब मुझे ये बताओ भाई, जो एडी है वो आपका व्यास है, और व्यास यानी डायमीटर है वो आपका जो यहाँ पे है वो 90 डिग्री का कौन बनाएगा, यानी ये जो सारा एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री में से मुझे ये पूछा गया है, यदि मुझे ये पता लग जाए तो मैं निकाल सकता हूँ, 90 में से घटा दूंगा। वो देखो कैसे पता लगेगा, यहाँ से देखो ये आपकी कॉर्ड है, जीवा है, इसने ये एंगल यहाँ पे बनाया है और इसी ने ये एंगल यहाँ पे बनाया है। यदि मुझे ये पता लग जाए तो पता लग जाएगा। और ये मुझे पता है कि ट्रायंगल देखो इसमें, ये आपकी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है जो अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर हो गया, यानी जो ये वाला एंगल है वो आपका हो गया 66 डिग्री। अब ये 66 है तो ये भी आपका 66 डिग्री हो गया। तो ये बच गया कितना होगा, ये 90 में से 66 घटा दो, यानी आपका आ गया 24 डिग्री। तो दोस्तों ये था आपका मतलब आज का पेपर डिस्कशन। तो जैसे हिंदी और इंग्लिश का मैंने इसमें में ट्राई किया, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या हम आगे भी ऐसे ही करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।